दिस स्पेशल डिस्कशन सीरीज जिसमें हम बात करेंगे स्वास्थ्य, आयुर्वेद और हृदय को लेके विविध टॉपिक्स पर। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं एक जाने माने प्रसिद्ध आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुज जैन सर। वेलकम सर। शुरुआत करते हैं सर आपके बिगिनिंग से। कैसे शुरू हुआ सर? इंटर्नशिप के टाइम पे आपको ऐसा आइडिया ही था कि क्लिनिक सेटअप करना है और स्टार्ट कर देना है? नहीं, बेसिकली एक आयुर्वेद ग्रेजुएट्स और बेसिकली जब हम बात करें 2002 एरा की, तो उस समय एक ग्रेजुएट्स जैसे होता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यूजी प्रिपेयरिंग फॉर जनरल प्रैक्टिस, तो हम भी वही दौर से गुजर रहे थे और हमारा भी सोच वही था। लेकिन 2008 और 9 में मैंने नागपुर महाराष्ट्र में हॉस्पिटल्स के अंदर काम किया। लेकिन काम करने के बाद में जो एक सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, दिस इज कॉल्ड पेशेंट सेटिस्फेक्शन। पेशेंट को हमने ट्रीट किया तो वो रिकवर कितना हुआ, उसका लॉन्ग टर्म एफिकेसी क्या रही, उसका सस्टेनेबल ट्रीटमेंट कितना है, ये चीज़ वहाँ पर हमें लैक मिल रही थी। तो चूंकि हम आयुर्वेद फील्ड से आते हैं, लेकिन हम काम एलोपैथिक हॉस्पिटल में कर रहे थे फॉर लर्निंग पर्पस। लेकिन एट दैट टाइम हमारा भी मोटो वही था कि जीपी करेंगे। तो जब ये सेटिस्फेक्शन नहीं आया तो फिर मैंने कुछ दूसरी तरफ देखना शुरू किया कि क्या किया जा सकता है। तो आई एम टर्न टू क्षारसूत्र। मैंने हॉस्पिटल से रिजाइन देकर मैं क्षारसूत्र के लिए गया। क्षारसूत्र सीखने के बाद फिर मैं वापस नागपुर आया और नागपुर में फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू की। तो प्रैक्टिस शुरू करते समय कुछ पेशेंट्स हमें एक जगह मिल गई थी और हमने जब क्लिनिक शुरू किया तो हमने उस पर लिख दिया था आरोग्यम क्षारसूत्र एवं पंचकर्म सेंटर। बेसिकली उस एट दैट टाइम मुझे आयुर्वेद का आनी मालूम था और पंचकर्म का पानी मालूम था। मैंने यूजी कंप्लीट होने के बाद लीचेस नहीं देखी थी कैसी होती है। हमने कभी वोमन कंडक्ट नहीं किया था, मतलब नथिंग, एक यूजी स्टूडेंट जैसा होता है ना वैसा ही सेम। लेकिन वहाँ जब पेशेंट्स आने लगे तो मैं इस पर काफ़ी पहले कुछ मैगजीन्स ने आर्टिकल भी पब्लिश किया है। लेकिन जो माई टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ मैं इसको बोलता हूँ, तो वो जब पेशेंट्स आने लगे तो क्षारसूत्र का तो हमने एक ही पेशेंट किया था उस समय। और क्षारसूत्र मैंने मुंबई डॉक्टर महेश संघवी सर के अंडर में सीखा था। लेकिन जब पेशेंट्स आने लगे तो कोई आम बात का आ गया, तो हमको नहीं समझता था कि क्या होता है। तो हमारे पास एक बुक थी, वो आयुर्वेद सार संग्रह, उसको थोड़ा सा ऐसे ही खोल के देख लेते थे। जस्ट पता तो था ही नहीं ना कैसे देखते हैं, क्या करते हैं। और एक चरक संहिता थी, तो चरक संहिता को थोड़ा सा खोल के देख लिया, लेकिन अब आम बात उसमें तो है ही नहीं है, देखें क्या। तो कुछ गाइडेंस नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन अपनी डेयरिंग और अपने कुछ करना है बस इसलिए कर रहे थे। और करते करते कुछ पेशेंट्स हमारे ठीक होने लगे। एक पेशेंट हमारे पास उस समय स्किन का आया और वो पेशेंट मैं मानता हूँ कि साक्षात धन्वंतरी भगवान ही थे जो मेरे सामने आए, उस रूप में आए। और वो पेशेंट की हालत ये थी कि उसके शरीर पर कहीं पर भी स्किन नहीं थी, बड़े बड़े ब्लिस्टर्स, और उनके अंदर से पस और ब्लड पूज होता था। तो देयर इज नो स्किन। तो जब वो, जिसको हम घर पर देखने गए थे, एक्चुअली बड़ी स्टोरी में शॉर्ट करके बता रहा हूँ आपको, जब हम देखने गए थे तो वहाँ पर वो लेटे हुए थे और जब उन्होंने उसका चादर जो डला था उनके ऊपर वो हटाया तो पूरी वो बिना कपड़ों की थी महिला, क्योंकि पहन ही नहीं सकती थी वो, और देयर इज नो स्किन। तो पूरे में ब्लड और ब्लिस्टर्स फिल्ड विद पस, और कोई भी पस फूटता है तो वहाँ पर पूरा पीला हो जाता था। इतनी बुरी कंडीशन मैंने बहुत सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल में जब काम कर रहा था देखे थे, लेकिन इस तरीके का पेशेंट मैंने नहीं देखा था। एट दैट टाइम मैंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या करना है। तो हमने उसको विरेचन कराया। विरेचन कैसे करना है हमें मालूम नहीं था, कुछ ऐसी गाइडेंस कहीं से फ़ोन करके पूछ रहे हैं, कुछ पढ़ा हुआ था, चरक संहिता खोल कर देख रहे हैं, तो हमने पंचतीर्थ देना शुरू किया। कुछ फ्रेंड्स केरला में उस समय सीख रहे थे, उनसे कुछ पूछा, मतलब लाइक दैट तुक्का मार रहे थे हम। हमें नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं, बट वी ट्राइंग फॉर मनी। तो ये बात भी जानना आवश्यक है कि जब मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को बोलता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ जो मेरे यहाँ सीख रहे हैं डॉक्टर, उनको बोलता हूँ कि पैसे के पीछे मत भागो, तो उस समय वो बात समझ में नहीं आती है। बट मैं वहां से निकल कर आया हूँ, तो उस समय मैं पैसे के लिए ही भाग रहा था। एक होता है ना कि जीवन में पैसा ही तो चाहिए, दैट इज मैंडेटरी इंपॉर्टेंट थिंग। भाई सब कुछ नहीं होता लेकिन बहुत कुछ तो होता है।
हम इतनी भी मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब तक गुरु नहीं मिले तब तक हम ऐसा सोचते हैं। तो हमने वो पेशेंट को ट्रीट करना शुरू किया और 2100 रुपये हमने चार्ज किए थे ब्रेचन करने के, और मैं ब्रेचन हमने उसके पहले कभी नहीं किया था। जैसे भी हमने कराया, फिर हमने कहा ब्रेचन कराना है, किससे दें, आफ्टर 6 डेज। तो पूछा, पता किया, तो पहले बहुत सारे मिथ सुन रखे थे कि वुमन करते हैं तो आंतें बाहर आ जाती हैं, ब्रेचन करते हैं तो पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाता है, तो देयर आर सो मेनी मिथ्स आर इन पब्लिक। तो हमारे पास भी वही नॉलेज था, क्योंकि देखा तो था ही नहीं, सीखा था ही नहीं कभी। तो हमने कहा क्या करें, तो सिर्फ हमने कैस्टर ऑयल 30 ml से लिया, मतलब 30 ml कैस्टर ऑयल ले लेते हैं, ये सेफेस्ट होगा। पता किया तो बोले हाँ ठीक है, ये ठीक चलेगा, और हम 30 ml कैस्टर ऑयल दे दिया। वो पेशेंट को हमने कुछ चरक संहिता से संसर्जन क्रम आफ्टर ब्रेचन जो होता है मोटा मोटा अपने हिसाब से बना के दे दिया कि आपको चावल की पेया पीनी है, खिचड़ी खानी है, लाइक दैट। 7 दिन हो गए, हमने तो 21 रुपये ले लिए, हो गया, बात खत्म हो गई। आफ्टर 10 to 15 डेज मैं पेशेंट देख रहा था वहाँ पर, और एक ऐसे ही दूसरी महिला आके खड़ी हुई। मैं बोली सर, मैंने एकदम उसको देखा, फिर मैं अपना काम करने लगा। मैंने कहा 1 मिनट रुकिए, फिर मैं दोबारा देखा उसको। मैंने कहा ये वही महिला है जो पूरे ज्वेलरी विथ ऑल साड़ी एंड ऑल क्लॉथ्स। मैंने कहा ये कैसे हो गया? एट दैट टाइम आई एम शॉक्ड कि यार, आयुर्वेद का जिसको आ नहीं मालूम, पंचकर्म का जिसको पा नहीं मालूम, और उसने पेशेंट ठीक कर दिया। और ये हो कैसे गया? उसकी 4 बार स्किन बायोप्सी हुई थी, 4 टाइम्स। वो मुंबई दिखा चुके थे, वो नागपुर में दिखा चुके थे, अमरावती दिखा चुके थे, और भी आसपास कोई 4 बार बायोप्सी, स्किन बायोप्सी। और ईच टाइम स्किन बायोप्सी में क्वेरी विद डायग्नोसिस लाइक पेम्फाइगस वल्गेरिस, ब्लोसा, लाइक दैट, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। इतनी मोटी फाइल्स थी उनकी। और हमने सिर्फ पंचतिक्तघृत और 30 ml एरेंटेल देकर और कुछ कुष्ठ कुठा, अब हाँ इंटरेस्टिंग कि मेडिसिन क्या दें, तो हमें ही समझ में आ रहा था क्या, तो बस ये समझ में आ रहा था कुष्ठ है, स्किन डिसीज है। तो हमने आयुर्वेद शास्त्र संग्रह खोला, तो कौन सा अच्छा शब्द लग रहा है वो हमने ढूंढा, तो इट्स लाइक ए कुष्ठ कुठार रस। तो हमने कुष्ठ कुठार रस दे दिया उसको। फिर हमें एक याद था जो हमने यूजी में पढ़ा था कि कुष्ठ जो है बिना कृमि के कारण नहीं होता, कृमि इज मेन रोल ऑफ कृमि इन कुष्ठ। तो हमने कृमि कुठार रस, सिंपल, मतलब गाइड आप सिलेक्शन ऑफ ड्रग क्राइटेरिया देखिए क्या है, सिंपल, कुष्ठ कुठार रस, कृमि कुठार रस। अच्छा लग रहा है ना, इट सीम्स साउंड गुड, कुष्ठ कुठार रस, कृमि कुठार रस, बस वही हमने वहां पर चूज किया और वही दे दिया। मिरेकल हो गया। एट दैट टाइम आई रियलाइज कि यार ये साइंस तो सीखना पड़ेगा, इसमें दम तो है। तो फिर हमने वहां से जर्नी शुरू की, और हमने सोचा कि हमारे कुछ फ्रेंड्स केरला में थे, जब हम शारसूत्र गए थे, वो लोग अब केरला गए थे सीखने, तो टच में थे। उस समय इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी, मोबाइल वगैरह से भी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन बहुत कम थी। 2008 और 9 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो वहाँ से बात हुई कि केरला में सिखाते हैं, तो बोले यहाँ पर राइस वो खाना पड़ता है, बहुत मोटा राइस होता है, सांबर राइस खाते हैं, और बहुत कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा वैसा, बहुत तेजा है, मतलब उनकी एक अपना परसेप्शन था। बट मेरा ग्रेजुएशन कर्नाटका से है, तो मैंने कहा भाई मैं सब खा लूंगा, कि अब मेरे अंदर क्या था ना, आग थी कि भाई मेरे को तो सीखना है। तो मैंने कहा मैं सब कर लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सर्वाइवल का कोई प्रॉब्लम रहा ही नहीं कभी, तो मैं तो वो कर जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, मैं आ रहा हूँ। तो बोले आ जाओ देखते हैं, त्रिशूर वगैरह में गए थे उस समय। तो हम ऐसे ही जो मेडिसिन थी वापस देने गए मेडिकल स्टोर पर, तो उन्होंने, वो तो भाप लेते हैं ना नए बंदों को, तो उसमें एज ही क्या होगी, 22 आई थिंक, 21 या 22। तो उन्होंने भाप लिया होगा कि यार ये बंदा बंद कर दो, बंद कर रहे हो? मैंने कहा हाँ बंद नहीं कर रहे हैं, हम मेडिसिन आपको दे रहे हैं, खराब हो जाएगी सब ऐसा करके। तो वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था जो मेडिसिन पैक करा रहा था, उससे बात हुई, तो वो बताया कि हम ऐसे ऐसे ग्रेजुएट्स हैं। तो बेसिकली उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला था, लेकिन उन्होंने मेडिसिन वगैरह पैक करा। मैंने कहा क्यों करा रहे हो इतने सारे सिंगल हर्ब्स? तो ऐसी बात करते करते पता चला कि कोई, मैंने ऐसे पूछ लिया कोई सिखाता है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ एक वैद्य हैं जो सिखाते हैं। मैंने कौन? बोले डॉक्टर समीर जमदग्नि सर हैं पुणे में, वो सिखाते हैं। अच्छा नंबर दो, नंबर लिया। तो पुणे में मेरे कुछ और क्लासमेट्स थे जो वहाँ पर हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे थे, तो मैंने कहा अपने पास ठिकाना है, देखते हैं। तो हम केरल जाएंगे लेकिन वाया पुणे जाएंगे, थोड़ा मौज मस्ती भी कर लेंगे, दोस्तों से मिल लेंगे जो हमारे क्लासमेट्स थे, उसके बाद बिछड़ गए, सब अलग अलग हो गए, तो मिलते हैं। वहाँ गए, फिर हम पहुँचे पूना, और फिर हमारा प्लान था केरला जाएंगे, लेकिन पूना से हम जमदग्नि सर के क्लिनिक पर गए, और वहाँ बेसिकली मराठी में सब चल रहा था, पेशेंट्स का भीड़ लगा है, हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा हो क्या रहा है।
लेकिन जब गए तो फिर हम वहीं के हो गए, बाद में हम कभी केरला गए ही नहीं। और फिर हम वहाँ पर लगभग 1.5 ईयर्स हमने रह के वहाँ सीखा, और होते होते 2010 कंप्लीट हो गया था। दिसंबर में हमने वहाँ से कंप्लीट किया, और मार्च 2011 में ग्वालियर में मैंने आकर अपना क्लिनिक ओपन कर दिया, और तब से जर्नी लगातार चल रही है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जो मनी ओरिएंटेशन मेरा जो ब्रेन था, मेरा जो विजन था, वो पूरा चेंज हो गया गुरु कृपा से। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि गुरु कृपा होना बहुत आवश्यक है, और मैं इसमें सौभाग्यशाली रहा हूँ। सर, आपने अभी आपके इनिशियल डेज की बात की। यू वाज 22 years old Right. at that time. सर, अभी जो यूजी पीजी ग्रेजुएट्स जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन बाहर निकलते हैं, तो उन्हें सबसे पहले किस स्किल पर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए? नहीं, मैंने तो अब सिंपल इसके लिए गाइडलाइन बना दी है। मुझसे कोई भी पूछेगा तो मैं बोलूँगा पहले यूजी की तो पीजी मत करिए आप। आपने यूजी किया है, यू इन्वेस्टेड 5.5 ईयर एंड लॉट्स ऑफ मनी एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, तो पहले उसको कैश करना है। कैश मतलब उसको यूटिलाइज करना है। यू शुड फेल लाइक आई एम डॉक्टर, आई एम वेट, वो फील आना चाहिए आपको। फिर आपको पीजी करना है, देन डू इट। लेकिन आप, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारे साथ जो है ना वो गेम हो रहा है। हम 5.5 ईयर इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद हमें किक नहीं आती है, फिर हमें कोई सलाह देता है कि आप पीजी कर लो, फिर हम पीजी करते हैं तब भी किक नहीं आती है, उस समय भी हम अरे यार मजा नहीं आ रहा। तो मैं बोलता हूँ आप 5.5 साल आपने जो इन्वेस्ट किए पहले उसको आप कैश ऑन करिए। कैश ऑन करने का तरीका क्या है? सिंपल, हर विद्यार्थी को, हर स्टूडेंट को यूजी करने के बाद क्या करना है, 1 साल के लिए भारत के किसी भी अच्छे वैद्य के पास रहकर सीखना है। 10 दिन नहीं, 15 डेज नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, कितना, 1 ईयर। 1 साल वहां रहकर आप सीखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये मैं सभी नए यूजी ग्रेजुएट्स को बोलना चाहता हूँ। उसके बाद आपको लगता है पीजी करना है, यू कैन डू इट, आप बिल्कुल करिए। लेकिन पहले हमसे कोई पूछ ले कि साहब मेरे घर में किसी को बुखार आ रहा है, वो बुखार को ट्रीट करने लायक तो हम हो जाएंगे ना, वो फील तो हमें आना ही चाहिए ना आफ्टर 5.5 ईयर्स। उसके लिए सिंपल सा पैथ है कि आप 5.5 साल आप कंप्लीट कर लीजिए। इंटर्नशिप कंप्लीट होते ही आप किसी भी अच्छे, बहुत सारे हैं, किसी को यदि नाम ना मिले कि कहाँ जाना है तो मैं उसको बता दूंगा कहाँ जाना है। मेरे नंबर पर वो मैसेज कर दे, मैं आपको गाइड कर दूंगा पूरे भारत में, केरल से लेके नॉर्थ इंडिया तक, साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया तक। मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कौन सा वैद्य सिखा रहे हैं, आप आसानी से जाकर सीख सकते हैं, और आपका इंटरेस्ट किसमें उसके हिसाब से भी आपको हम गाइड कर सकते हैं। हमारे यहाँ खुद 15 डॉक्टर सभी यूजी पीजी कंप्लीटेड हैं, तो सीखते हैं, और 1 साल का फेलोशिप प्रोग्राम है हमारा। तो ये बहुत कंपलसरी है, मैं बोलता हूँ आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है। हमारे टाइम पर था प्रॉब्लम, अब वो प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज लॉट्स ऑफ कनेक्टिविटी, संचार के बहुत सारे माध्यम है, और सब कुछ ओपन है आज। तो आप आसानी से अपना टेस्ट क्या है, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, ऑर्थो में जाना चाहते हैं, न्यूरो में जाना चाहते हैं, डर्मेटो में जाना चाहते हैं, कार्डियो में जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप अपना गुरु को तय कर लीजिए। वहाँ 1 साल रहना है, 1 साल से पहले आना नहीं, चाहे समझ में आए नहीं आए, पड़े रहो। क्योंकि आयुर्वेद है ही ऐसा, वो ऋतु देश काल के अनुसार चलता है। कई बार मुझसे पूछते हैं सर 1 साल ही क्यों, 6 महीने में सिखा दो, 3 महीने में सिखा दो। मैंने कहा नहीं सिखा सकता मैं, और मैं आपको सलाह भी दूंगा कि किसी वैद्य के पास जाओ तो भी मत आओ, वो बोले भी जाओ तो मत आना। क्यों? क्योंकि आप जिस ऋतु में हमारे पास सीख रहे होंगे उस समय आप तो देखेंगे कि भाई सर ने इसको जो है ये वाली दवा दी थी, लेकिन आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि वर्षा ऋतु है इसलिए सर ने ये वाली दवा दी, कल शीत ऋतु आ जाएगी, दवा बदल जाएगी बॉस। इसलिए 1 साल में सारी ऋतु कंप्लीट होती है। इसलिए 1 साल सीखना है। कोई वैद्य भगाए भी तो जाना नहीं, तो नहीं सर मैं तो यही सीखूंगा, 1 साल से पहले नहीं जाने वाला। क्योंकि 1 साल में आपको सारे रंग दिखाई दे जाएंगे कि शीत ऋतु में हृदय रोग में कौन सी दवा देते हैं, ग्रीष्म ऋतु में क्या बदलाव करते हैं। अब पेशेंट तो वही है ना, लेकिन जब चेंज हुआ तो उसमें हमें ऋतु के अनुसार देश काल अग्नि सत्व बल, इसे कहने और पढ़ने के लिए नहीं, देयर इज प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो ये जब हम देख लेते हैं तो फिर आपके अंदर तो कॉन्फिडेंस की कमी रहनी ही नहीं। जब आपने देख लिया ना कि सर ने ठीक कर दिया था, हमने खुद किया, हमारे सामने हुआ ना, तो फिर हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। और वही कॉन्फिडेंस आज मेरे अंदर है जिससे मैं इमरजेंसी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी में काम कर पा रहा हूँ। तो आई एम द वन 2011 में जब हमने कार्डियोलॉजी में काम करना शुरू कर दिया। तो ये
गुरु शिष्य परंपरा से ही आता है। तो इसलिए अभी बच्चे बहुत सारी गलती क्या करते हैं कि 10 दिन वहां गए, 15 दिन वहां गए, 1 महीने वहां गए। वो आप जाओ, लेकिन कब जाओ? 1 साल कंप्लीट करने के बाद। फिर आपको स्किल डेवलपमेंट कहते हैं इसको। पहले लेकिन 1 साल पूरा सीख लेना है। फिर आपको लगता है कि नहीं कुछ रह गया है, या आपका मन बदल गया कि भाई ये स्पेशलिटी भी होनी चाहिए मेरे पास, ठीक है, यू कैन गो। तो अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज इज नॉट प्रॉब्लम, लेकिन पहले बेस तो लाइए। अभी क्या बेस है नहीं है, और 10 दिन का कहीं पर सीख के आदमी सोच रहा है, स्टूडेंट सोच रहा है कि मैं कुछ कर लूंगा, लेकिन उसके बाद जब वो क्लिनिक खोलता है देन वो डिप्रेशन में जाता है, यार ये क्या हो गया। क्योंकि 10 दिन का देखा हुआ वो आपको जीवन भर काम नहीं आने वाला है, उसके लिए बेस चाहिए। इसलिए क्लियर पैथ है मेरा। जितने भी यूजी स्टूडेंट्स सुनेंगे उनके लिए, अब पीजी भी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद भी आप जाइए। 1 साल तो सीख कर आना ही आना है, और ढेरों बहुत सारे वैद्य हैं जो सिखा रहे हैं, उनके पास जाके सीखिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं मोस्ट ऑफ। तो प्रॉब्लम कहाँ है? आरएबी का इंतजार मत करिए, आरएबी आपको चॉइस नहीं देती। यहाँ आपके पास चॉइस है कि मुझे ये इंटरेस्ट है तो मैं इसके पास जाऊंगा, तो आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं। आरएबी के माध्यम से जाना चाहते हैं तो आरएबी भी कराती है, उसमें बस स्टाइपेंड मिलता है, इसमें नहीं मिलता है, इतना अंतर है। मैम आपको पूछ लीजिए कि आपको हृदय रोग में कैसे इंटरेस्ट होगा? इधर घूमो, बेटर थोड़ा सा थोड़ा सा सर, तो आप देश के जाने माने आयुर्वेदीय हृदय रोग तज्ञ हैं, तो आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? बेसिकली क्या हुआ कि मेरा जो नेचर है वो है टू टेक चैलेंजेस। मैं जब 2011 में ग्वालियर गया, ग्वालियर क्यों गया? क्योंकि मेरी जो बर्थ प्लेस है वो भिंड है, ग्वालियर वहाँ से नियरेस्ट शहर पड़ता है। तो मैंने कहा ग्वालियर में प्रैक्टिस करेंगे। नागपुर हो गया था, पूना में मैं रहा था, मुंबई रहा था, लेकिन अब घर के पास रहेंगे, ऐसा प्लान था हमारा। तो जब मैंने वहाँ सर्वे किया, सारे डॉक्टर्स आयुर्वेद के काम कर रहे थे, तो सबने यही बोला कि यहाँ पे तो जो है ना बेटे कुछ होता नहीं है। और ये बात कर रहा हूँ मैं आपसे 2010 की, यहाँ कुछ चलता नहीं, होता नहीं, बहुत बुरे हाल है, आप तो जहाँ से आए तो नहीं चलेगा, क्यों यहाँ पर चले में पढ़ना है। मैं सुन गया, और मेरा भी मन नहीं था बेसिकली कि मैं ग्वालियर में काम करूं। भाग्य रंग देखे हुए होते हैं ना, तो एक मेट्रो सिटी, और वो एरा जो उस समय का जोश होता है वो अलग ही होता है। वो लाइमलाइट, वो लाइट्स, सब अलग ही जॉन में रहते हैं हम। तो मेरा भी बहुत खास मन नहीं था, लेकिन चूंकि घर के पास रहने की इच्छा थी, क्योंकि मुझे ही सब चीज़ें करनी है एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए सन, तो मेरा था कि नज़दीक रहना चाहिए, बहुत दूर रहेंगे तो तकलीफ आएगी। लेकिन मन तो नहीं था। लेकिन जब मैं सबसे सर्वे कर शाम को घर गया, 2 दिन सर्वे किया मैंने, और फिर मैं जब घर पर बैठा जाकर, तो मेरे दिमाग में एक ही कंक्लूजन था कि सबने मना कर दिया, अब यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे स्कोप नहीं है। होता ना, हम स्कोप देखते हैं, एक सर्वे करते हैं कि यहाँ क्या होगा। लेकिन एट दैट टाइम मुझे एक और क्लिक हुआ कि सबने मना किया है, तो अब चलो यही करके दिखाते हैं, लाइक दैट। तो एक चैलेंज लेने का मेरे को शुरू से ही रहा है, तो इसलिए मैंने ग्वालियर में प्रैक्टिस शुरू की। और की तो ऐसी कि आज पूरे भारत से पेशेंट ग्वालियर को आना पड़ता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ग्वालियर नियर टू दिल्ली, तो ग्वालियर से दिल्ली नॉर्मली क्या होता है, पेशेंट ग्वालियर से दिल्ली जाएगा, सिंपल। हमने वो ट्रेंड सेट किया है कि पेशेंट दिल्ली से ग्वालियर आता है, पेशेंट हिमाचल से ग्वालियर आता है, पेशेंट पंजाब से ग्वालियर आता है, पेशेंट केरल से, उड़ीसा से, कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां से पेशेंट ग्वालियर नहीं आ रहा है। और किसके लिए आ रहा है? एक नाम के लिए। तो वो नाम, ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी थी मुझे। भाई हम एक हॉस्पिटल में काम करते हैं, अलग ठीक है, वो हॉस्पिटल के नाम से आता है, लेकिन आपके नाम से कोई इतनी दूर से आता है तो वो आपके काम पर ही आएगा। तो हृदय रोग में भी ऐसे ही कि जब हम आए तो हमको बोला गया अरे इसमें तो इमरजेंसी होती नहीं है, आयुर्वेद में इमरजेंसी नहीं है। देन अगेन लाओ मैं करके दिखाता हूँ, तो जस्ट कि भाई करके दिखाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि होती नहीं है। जब संहिताएं पढ़ते हैं तो उसमें खूब सारी जगह पर शब्द आ गया, सद्या फलदायी, सद्या फलदायी, सद्या शब्द बहुत सारी जगह पर आ गया है, लेकिन हम उसको बाईपास कर देते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन नहीं करते। तो संहिता इज अबाउट रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, लेकिन रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस को समझने की समझ कौन देगा? उसके लिए गुरु चाहिए। आप रोज पारायण करो, इट्स गुड थिंग, बट
रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जब शादी हो जाए और पत्नी बोले कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बर्थडे है उसका 2 दिन बाद, और पति उससे पूछेगा बोलो आपको क्या चाहिए, तो पत्नी बोलेगी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो व्हाट डज दैट मीन? अब वो पति फुद्दू होगा, इतना लॉजिकल नहीं है वो, और मोस्ट ऑफ आदमी ऐसे ही होते हैं, वो स्ट्रेट, उनको समझ नहीं पड़ती, तो बोले अच्छा ठीक है। लेकिन 2 दिन बाद जो तांडव होगा ना, वो देखने लायक होगा, किसी भी रूप में होगा, लेकिन वो आदमी को समझ नहीं पड़ेगी मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ये गुस्सा क्यों हो रही है मेरे ऊपर, बात को समझने का रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस। तो जब वो बोल रही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए या कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो उसका मतलब है यस है। तो मैं इस एग्जांपल से सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, वो पढ़ने की समझ हमें कहीं ना कहीं से लेनी होती है, और उसके लिए कोई मिल जाए और वो गुरु के रूप में मिल जाए तो बहुत बेहतर है। तो वो रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस पढ़ने की समझ पैदा हुई, और फिर हमने कार्डियोलॉजी पर काम शुरू कर दिया। और उस समय जब हम बोलते थे कि आपको स्टेंट नहीं कराना है, आपको बाईपास कराने की ज़रूरत नहीं है, तो लोग अब तो 24 साल का लड़का प्रैक्टिस करने बैठ गया है, यंग एज में, आज भी नहीं लगता मैं तो क्यों। तो लोग एक तो विश्वास नहीं करते थे, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि पेशेंट ऐसा तो है नहीं कि ना हमारे पास सीधा ही आ रहा है, 4 जगह घूमता रहता है, बोले हम अपोलो गए थे, हम वेदांता गए थे, हम और बड़े हॉस्पिटल्स गए थे, और उसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको ये कराना ही होगा, लेकिन फिर वो ऑप्शन ढूंढने हमारे पास आयुर्वेद में आता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था कि आयुर्वेद में जब आता है तो आयुर्वेद के जितने डॉक्टर्स थे, मोस्ट ऑफ, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ, उनका भी यही कहना था हाँ ये तो तुम कर लो। अब वहां क्या होता था कि एक उस समय नया आया डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं करो, और बाकी पूरी दुनिया कह रही है डू इट। तो मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई, लेकिन हम शास्त्र और संहिता के साथ खड़े थे, यस नहीं करो तुम मत करो, और वो जर्नी आज यहाँ तक पहुँच गई है। और पूरे देश से लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि मुझे एंजियोप्लास्टी या बाईपास नहीं कराना है, और मोस्ट ऑफ केसेस में हमें सफलता मिल जाती है। आफ्टर कोविड जरूर प्रॉब्लम आया है कि खासकर कोविड वायरस और कोविड वैक्सीन, ये दोनों ही चीज़ों के कारण प्रॉब्लम तो आया है। वहाँ पर कुछ पेशेंट्स में थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने की कंप्लेंट्स आई हैं, और उसके कारण पेशेंट को अटैक आए हैं। तो ऐसे अभी तक हमारे पास 1 या 2 केसेज ऐसे, बाकी अभी तक जितने भी केसेज हुए हैं हमारे यहाँ, वो सब लॉन्ग टर्म में नॉर्मल सर्वाइव कर रहे हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन रिलेटेड टू हार्ट डिसीज। तो ये जर्नी ऐसे शुरू हुई। टेक चैलेंज, तो मैं बोलता हूँ आपके जीवन में जब भी हर्डल आए तो वी शुड सेलिब्रेट, चल देख ही लेते हैं। ये एटीट्यूड होना ही चाहिए आदमी का। ये एटीट्यूड की कमी है, इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम आता है, हमारे ग्रेजुएट्स को प्रॉब्लम आता है। तो जब भी हर्डल्स है चल देख ही लेते हैं, रोना नहीं है कि अरे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मोस्ट ऑफ पीपल लाइक दैट, मेरे साथ ही हो रहा है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही क्यों होता है। ये जो क्राइनेस है ना, ये नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए चल जस्ट एक स्माइल देना, ऊपर वाले को देखना, बोलना करते हैं आ जाओ 2-2 हाथ। तो वो हर्डल से 2-2 हाथ करने की कैपेसिटी आपके अंदर आ जाएगी। देखो हर्डल से लड़ना तो है ही आपको, आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो आप रो लीजिए या आप हंसकर उसके साथ लड़ लीजिए, चॉइस इज योर्स। मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, रोते हैं, समय को काटते हैं, काटना तो पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, लेकिन हंसकर यदि उससे लड़ लेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो बस दिस इज द जर्नी। तो यहाँ से शुरू होती है इमरजेंसी एंड कार्डियोलॉजी का मेरा सफर। सर आयुर्वेद में हृदय को सिर्फ एक अंग नहीं माना गया है, लेकिन मन, आत्मा और ओजस का अधिष्ठान रूप भी माना गया है। तो सर उसे सिंपली आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब पेशेंट्स देखता हूँ तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं हमारे यहाँ जिनको प्रॉब्लम हो रहा है कि सर मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है, लेकिन जब हिस्ट्री टेकिंग, हमारे यहाँ लगभग 45 मिनट लग जाते हैं हिस्ट्री टेकिंग में, तो जब हिस्ट्री टेकिंग करते हैं तब समझ में आता है कि इसको हार्ट का प्रॉब्लम ही नहीं है, दैट इज रिलेटेड टू मन, और मन का स्थान कहाँ बताया है, हृदय में बताया है। तो यदि आपको किसी भी प्रकार का एंजाइटी है,
किसी प्रकार का कोई क्रोध है, मतलब आप क्रोध है लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपने कोई प्रज्ञा अपराध कर दिया है, जैसे आपने कोई क्राइम कर दिया है, लाइक चोरी कर लिया हमने, किसी को हमने कुछ गलत बोल दिया है, और वो चीजें फिर हमारे अंदर रह जाती हैं, दैट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ हार्ट डिसीज। लेकिन पेशेंट का जब एंजियोग्राफी करा जाएगा तो उसमें ब्लॉकेज आने वाला है। अब ये डिपेंड करता है कि उसमें कितना आया है, 50%, 60%, 70%। अब जितना भी ब्लॉकेज आएगा तो मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम क्या है, सोसाइटी में ऐसे कम लोग हैं जो ये एडवाइस करें कि भाई आपको तो जरूरत ही नहीं, कम ब्लॉकेज है, कोई चिंता मत करो। सोसाइटी इज लाइक तुरंत करिए। अब 80 से यदि कम है तो तुरंत क्यों ही करना है आपको? तो देयर इज कॉम्बिनेशन, तो वो हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके निकालना पड़ता है कि पेशेंट्स को एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। तो ब्लॉकेज होना एक अलग बात है, और ब्लॉकेज के कारण पेशेंट को चेस्ट पेन या हार्ट पेन होना या बर्निंग होना, ये अलग बात है। तो इसलिए मन को बहुत, और ये कौन देखेगा, ये हम ही तो देखेंगे, ये और किसी ने तो पढ़ा ही नहीं, और किसी को तो इसकी समझ ही नहीं कि हृदय मन का स्थान है, ओज का स्थान है ना? तो वो हमने पढ़ा है तो हमें ही तो इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। तो इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हृदय मन का स्थान है, और इसलिए मन की चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और मन की चिकित्सा क्या है? तो मन की चिकित्सा सिंपल है, काउंसलिंग। अब जितनी अच्छी काउंसलिंग करते हैं, और हार्ट डिसीज इज रिलेटेड टू फियर। पेशेंट इतना डरा हुआ आता है कि वो बोलता है पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो डर को निकालना आपकी खूबी होनी चाहिए, आपकी काउंसलिंग में वो बात होनी चाहिए कि पेशेंट का डर निकल जाए। वो कैसे निकलेगा? आपको समझाना होगा कि हार्ट डिसीज है, इस लेवल की है, आपको ये करोगे तो ये ठीक हो जाएगी, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, और आपने काम किया है तो आपके पास एविडेंसेस होते हैं। वो पेशेंट देखता है वैसे ही रिलैक्स हो जाना, ठीक है अब मैं सेफ हैंड्स में हूँ, ये उसको फीलिंग आनी चाहिए। और भारत की जनता बहुत ही आयुर्वेद के प्रति समर्पित है। मोस्ट ऑफ लोग नहीं जाना चाहते सर्जरी के लिए, मोस्ट ऑफ लोग प्लास्टिक से बचना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ लोग बाईपास से तो बचना ही बचना चाहते हैं। लेकिन जब वो कोई ऑप्शन की तरफ आंख उठाकर देखते हैं कि देयर इज एनी ऑप्शन, तो वो निराश होते हैं। और किससे निराश होते हैं? हम आयुर्वेद के ग्रेजुएट से निराश होते हैं कि कोई तो बोल दे, कोई तो कह दे कि चिंता मत करिए हम हैं। ये कहने वाला नहीं है हमारे पास, ये हमारा दुर्भाग्य है। और इसके बहुत अच्छे से चरक संहिता में त्रिमर्म अध्याय में बहुत अच्छे से लिखा है इसके बारे में, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है। कोई ऐसी बात नहीं है कि उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता आपको, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड और ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया उन्होंने। लेकिन सूत्र स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान, इंद्रिय स्थान सबको मिलाकर पढ़ना होता है, तब हम वहां पर पहुंच पाते हैं। सिर्फ वो एक अध्याय पढ़कर आप नहीं कर सकते चिकित्सा, क्योंकि उसमें मन, ओज, एवियन इन्वॉल्व है। तो दूसरे पेशेंट्स की कैटेगरी जो हम ओज की बात कर रहे हैं रिलेटेड टू शुक्र, बिकॉज बाद में ओज बन रहा है, पहले तो शुक्र। सारी धातुओं का एसेंस क्या है? ओज। तो इसको बोलते हैं धातु क्षयजन्य हृदय रोग। तो हमारे यहाँ पर यही खूबी है कि हम पेशेंट्स को जब डॉक्टर्स को अपने यहाँ सिखाते हैं तो बता देते हैं कि दिस इज रिलेटेड टू रस क्षयजन्य हृदय रोग, दिस इज रिलेटेड टू शुक्र क्षयजन्य हृदय रोग, दिस इज रिलेटेड टू धातु क्षयजन्य हृदय रोग, दिस इज अवरोधात्मक संप्राप्ति। तो एक एक चीज को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर जो कॉन्फिडेंस जनरेट होता है पेशेंट के अंदर, डॉक्टर जो हमारे यहाँ सीख रहे हैं उनके अंदर, तो इजीली फिर काम कर पाते हैं। तो इसलिए अभी देखिए ना कि बहुत सारे मिडिल एज के जो पेशेंट्स होते हैं वो एक कंप्लेंट लेकर आते हैं कि हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, खासकर 40-45 ईयर के आसपास, और वो मेल पेशेंट होते हैं मैक्सिमम, और उनको भी वही प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी होना, चेस्ट पेन होना, और दे फेल्ट कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। और अगेन आप इको कराएंगे कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, कुछ नहीं तो ग्रेड 1 डायस्टोलिक डिसफंक्शन, ग्रेड 2 सिस्टोलिक डिसफंक्शन, लाइक दैट। तो डॉक्टर बोलेगा नहीं प्रॉब्लम तो है, क्योंकि हमारा जो देश में इंडस्ट्री के रूप में जो काम हो रहा है वो आपको पेशेंट बनाना चाहते हैं, पेशेंट से मुक्त नहीं करना चाहते। तो दैट इज बहुत बड़ा एरिया है हमारे पास काम करने के लिए। और वहां पर कोई आकर ये बोले कि नहीं आपको बस 10-12 महीने दवाई खानी पड़ेगी, उसके बाद आप मुक्त हो जाओगे, तो पेशेंट क्या चूज करेगा? मुक्त होना चूज करेगा, और वो करता है। वो चाहता है कि कोई तो आके बस एक बार पीठ पे हाथ रख दे और बोल दे दादा, काका, भैया, माता जी चिंता मत करो,
हो जाएगा। सिंपल है, लेकिन ये बोलने वाला उनको मिलता नहीं है। दिस इज प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कहाँ, इसीलिए हम इतना घूम घूम कर काम कर रहे हैं। अभी 10 दिन में 12 दिन में हम 3 स्टेट कवर कर रहे हैं। 14 तारीख को और 14 अगस्त को मैं शायद नागपुर में था, 24 को मैं पंजाब में था और 29 को गुजरात में। तो इतने सारे उपक्रम हमारे चल रहे हैं और सबको हमें मैनेज कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, मोटिवेशनल स्पीचेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोग्राम्स, देन वर्कशॉप्स, और जो बच्चे हमारे यहाँ सीख रहे हैं उनको भी रोज टाइम देना होता है। तो सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा ग्रेजुएट्स आगे आए और वो काम करें। सीखने के लिए, गाइड करने के लिए हम सब हैं और बहुत सारे वैसे हैं जो काम कर रहे हैं। सर, आयुर्वेद शास्त्र में हृदय रोग के कारण बताए हैं और उसकी संप्राप्ति। तो आपके पास जो रोगी आते हैं उनका निदान भी कैसे करते हैं और उनसे कारण पाए जाते हैं ज़्यादा? हाँ, देखो बेसिकली कैसा है कि निदान 2 ही प्रकार के हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। हम आयुर्वेद को जितना सिंप्लीफाई करते हैं उतना अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है, हम कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं चीजों को, और मेरा काम क्या है सिंप्लीफाई कर देना। ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ऐसा कर लो, घी खाने से ये होता है, तेल खाने से ये होता है, मस्टर्ड ऑयल खाने से ये होता है, सनफ्लावर ऑयल खाना चाहिए, ग्राउंडनट ऑयल खाना चाहिए। देयर इज कंफ्यूजन। आज एक स्टडी बताएगी आपको कि ये ऑयल नहीं खाना चाहिए, एक बताएगी आपको घी नहीं खाना चाहिए, 5 साल बाद एक स्टडी आती है बोलते हैं घी खाना चाहिए। तो हम इस स्टडी को सुन क्यों रहे हैं? आयुर्वेद क्या कह रहा है? आयुर्वेद कह रहा है कि आप और आपका मन खुश होना चाहिए, प्रसन्न आत्मेंद्रिय। तो प्रसन्न आत्मेंद्रिय है ही नहीं तो हृदय रोग होना ही है, क्योंकि प्रसन्न होना किसका वर्ड है? हृदय का। वो कारण में 2 हो गए सिंपली, शारीरिक निदान और मानसिक निदान। अब शारीरिक निदान क्या है? तो शारीरिक निदान का मतलब है कि हम जो भी खाना खाते हैं, एक बहुत कॉमन फ्रेम आपने सुना होगा, जैसा भोजन वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन। तो बेसिकली मन ही सब चीजों को नियंत्रित कर रहा है। इसलिए हमने पदार्थ विज्ञान में मन इतने डिटेल में पढ़ा है, किसी साइंस ने नहीं पढ़ा। तो देयर इज वैल्यू ऑफ मन। अभी वहां पर वो है ही नहीं। अभी देखो 2 दिन पहले की न्यूज है, एक 39 इयर्स का एक यंग कार्डियोलॉजिस्ट एक्सपायर कर गया विद इन द हॉस्पिटल। 39 ईयर, इटसेल्फ कार्डियोलॉजिस्ट, हॉस्पिटल के अंदर राउंड ले रहा था और वो कोलैप्स कर गया। अब वहां तो सब कुछ था ना, फिर वो गोल्डन आवर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, थ्योरी खत्म हो जाती है ना। जब कोलैप्स कर गया तो जैसा मैंने बताया, आफ्टर कोविड देयर इज सो मच कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू हार्ट डिजीज। अभी इस पर खूब सारे पेपर भी आ गए हैं जो ये बता रहे हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। हम बात कर रहे हैं कारण। तो कारण 2 प्रकार के, एक तो हमारा आहार और दूसरा मन। तो आहार हमारा कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में कल भी मैंने डिटेल में बताया था, आज भी रिपीट करता हूँ कि इसलिए हमारी डाइट जो है वो 3-to-1 डाइट होनी चाहिए। 3-to-1 डाइट का मतलब है कि पेशेंट को सुबह जो ब्रेकफास्ट है वो लंच की तरह लेना चाहिए, भरपेट खाना चाहिए उसको। दोपहर का खाना जो है वो उससे आधा होना चाहिए, और शाम का खाना जो है दोपहर के खाने से आधा होना चाहिए। डिवाइड करते जाइए इसको, तो 3 पार्ट, 2 पार्ट एंड 1 पार्ट। और एक शर्त इसमें यह है कि रात का खाना जो है वो शाम 7 बजे से पहले हो जाना चाहिए। जब हम इतने सारे पेशेंट्स को देखते हैं तो एक बात हमने नोटिस की और हमारे ऑब्जर्वेशन में आई कि मोस्ट ऑफ डिसीजेस, जिनको मेटाबॉलिक डिसीजेस कहते हैं, ड्यू टू लेट नाइट फूड। तो लेट नाइट फूड यदि नहीं होगा तो मेटाबॉलिक डिसीज होने का चांस ही नहीं है। अब ये हमें पहले खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करने होंगे। हम खुद के ऊपर तो इम्प्लीमेंट करते नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कोविड के समय की बात। कोविड से पहले तक मैं सुबह और शाम 2 टाइम ओपीडी करता था। अगेन वही होता था कि शाम को 7 बजे से 6:30 बजे से ओपीडी शुरू हुई है, 9 साढ़े 9 बजे तक चल रही है, और फिर जाकर हम खाना खाते थे। और पेशेंट को हम रोज बता रहे हैं कि आपको जल्दी खाना खा लेना है। तो एक एक्सक्यूज यहाँ ये आ जाता है कि भाई तुम तो बीमार हो, हम बीमार नहीं हैं इसलिए। लेकिन हम बीमार हो जाएंगे ना,
तो हम वेट करें कि हम बीमार होंगे। तो हमने क्या किया, आफ्टर कोविड वन टाइम ओपीडी कर दी। अब मैं सुबह 11 बजे जाता हूँ और शाम को 6 बजे आ जाता हूँ, वन टाइम। 11 बजे मैं खाना खाकर जाऊंगा और शाम को 6 बजे आकर खाना खा लेता हूँ। अब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब टाइम तो मिले क्योर करने का, देखो टाइम नहीं मिला ना क्योर करने का, जो मैंने अभी उदाहरण बताया। तो हम उस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होगा कि हम पेशेंट को सरवाइव करा ले जाएं। तो इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। तो हमने इतना बड़ा रिस्क लिया क्योंकि एक ट्रेंड सेट है एक डॉक्टर्स का कि सुबह ओपीडी होगी, शाम को ओपीडी होगी। तो फिर मैंने जैसे बोला मुझे क्या चैलेंज पसंद है, तो मैंने ओपिनियन लिया। तो बोले अरे नहीं, दिस इज द सेट ट्रेंड है, इसको आप छड़िए मत। मैंने कहा मैं उल्टी ही करूँगा। अब मैं पूरे दिन ओपीडी आफ्टरनून ओपीडी करता हूँ 11 से 6, उसके बाद फ्री। तो इससे दो फायदे हुए, एक तो मेरा खाने का टाइमिंग चेंज हो गया, अच्छा हो गया, और दूसरा मैं अब टाइम अपने फैमिली को भी दे पा रहा हूँ। नहीं तो सुबह शाम आप दौड़ रहे हो तो और किसके लिए रहे हो। तो ये रिलैक्सेशन कब आएगा, जैसा मैंने बताया, जब आप मनी ओरिएंटेशन खत्म हो जाएगा। तो हमें डर कहाँ से आता है, यार शाम को नहीं बैठे हो, पेशेंट तो शाम को ही आता है। अरे भाई आपके अंदर काबिलियत होगी, पेशेंट जब बुलाओगे तब आएगा, क्यों डरते हो। तो डरने की भी आवश्यकता ही नहीं है। आपके अंदर काम करने की भूख होनी चाहिए, पैसे की भूख नहीं होनी चाहिए। लोग उल्टा करते हैं, इसलिए वो उस टाइम के पीछे भाग रहे हैं। और उस टाइम को यदि हम चेस करेंगे तो हमें खाना लेट खाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको कि उसके बाद जिस चीज के लिए सब लोग दौड़ रहे हैं उसमें भी 10 गुना उछाल आ गया। तो मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने किया है और मैं करता हूं और करने के बाद बोल रहा हूं। तो इसलिए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोग कोई भी डरिए मत, अपना काम ईमानदारी से और अच्छी नीयत से करिए। सिर्फ मैं हमेशा बोलता हूं मनी एंड रिवॉर्ड इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर वर्क। पैसा और रिवॉर्ड अवार्ड ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इट्स ए बाय प्रोडक्ट। इसके लिए काम नहीं करना है, काम करने के लिए काम करना है, और ये तो अपने आप जनरेट होने ही वाला है। इट्स ए बाय प्रोडक्ट, इट्स नॉट ए प्रोडक्ट। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना इजी हो जाता है। तो ये हो गया आहार के बारे में। और हम जो पेशेंट अभी डिसीज नहीं हुए हैं, जो लोग सुनेंगे, जो सुन रहे हैं, उनके लिए भी है कि आप लोग 7 बजे से पहले खाना खाना शुरू कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पहले समझते थे कि मेटाबॉलिक डिसीजेस लाइक डायबिटीज, लाइक हाइपरटेंशन, लाइक कोरोनरी आर्टरी डिसीज या हार्ट डिसीज, ये सब जो है रिच क्लास में होती है। लेकिन ऐसा नहीं रह गया। अब गाँव के अंदर भी, इंटीरियर में भी लोगों को बीमारियां हो रही हैं ऐसी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। क्यों हो रही है? क्योंकि उन लोगों ने भी रात में खाना शुरू कर दिया है। किसको देखकर? शहरी आबादी को देखकर। इसलिए वो बीमारी गांव के अंदर भी आ गई। पहले गांव के अंदर ये बीमारियां नहीं थी और हम उसको रिच क्लास बीमारियां बोलते थे क्योंकि अर्बन एरिया में मिलती थी। तो ये चेंज हमें करना होगा और हमें देखकर, शहर के लोगों को देखकर गांव के लोग भी सुधरने चाहिए। तो यदि 7 बजे से पहले व्यक्ति खाना खाना शुरू कर दे तो 50% डिसीज तो अपने आप रिकवर होने लगती हैं, अपने आप कंट्रोल में आ जाती हैं। 50% काम औषधि से कर देते हैं, मेडिसिन से कर देते हैं। तो ये तो हो गया आहार के बारे में। और जैसा मैंने मन के बारे में बताया, तो मानसिक रोगों में क्रोध, द्वेष, शोक, लोभ, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें उसमें कंसिडर होती हैं। तो इसलिए काउंसलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। इसलिए हमारे यहाँ पर 3 चिकित्सा बताई गई, देवव्यापश्रय चिकित्सा, सत्वाजय चिकित्सा और युक्ति व्यापश्रय चिकित्सा। तीनों पर काम करना है। तो सत्वाजय क्या है? इट इज अबाउट काउंसलिंग, पेशेंट को ये बात को सुन लेना। तो जितने भी हमारे यहाँ पर धर्म हुए उनमें एक बात होती है कि आप कन्फेस कर दीजिए। तो कन्फेशन इज द की ऑफ क्योर, यदि हम हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो। लेकिन हम देखते हैं कि पेशेंट हमारे पास आता है, बैठा है, हिस्ट्री ले रहे हैं, मैं उससे बात कर रहा हूँ, वो एकदम से रोने लगता है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज विरेचन। तो जब विरेचन हो गया वो पेशेंट ठीक होने लगता है। तो दिस इज द फॉर एग्जांपल फॉर मानसिक। ऐसा नहीं कि सिर्फ मानसिक ही होता है, तो शारीरिक और मानसिक, यदि दोनों चीजों को हम कवर करेंगे तो बहुत सिंप्लीफाई तरीके से मैं समझाऊं कि ये तरीका निकल कर आता है।
और फिर मेडिसिन तो जो है सेकेंडरी होती है, मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन लोगों को लगता है कि मेडिसिन इज प्राइमरी। फर्स्ट इज काउंसलिंग। आप पेशेंट को कितना अच्छा कन्विंस कर पा रहे हो, उसके प्रश्नों के उत्तर आप दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, वो आपसे सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां से शुरुआत होती है ट्रीटमेंट की। मेडिसिन तो है हमारे पास, लेकिन मेडिसिन वो पेशेंट कब खाएगा? जब वो आपसे सेटिस्फाई होगा। नहीं तो क्या होता है कि पेशेंट मान लो आया, कंसल्टेशन करके चला गया, दूसरा पेशेंट होता है कि उसने प्रिस्क्रिप्शन भी लिया या मेडिसिन ली, लेकिन खाएगा नहीं, वो दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाएगा, तीसरी जगह डाइवर्ट हो जाएगा। आपने यदि उसकी काउंसलिंग कर दी, उसके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए, पेशेंट जा ही नहीं सकता आपके पास से। तो हमारे यहाँ जब हार्ट पेशेंट आता है तो हम उसकी काउंसलिंग इतनी अच्छी करते हैं, उसके सारे प्रश्नों के उत्तर पहले ही दे देते हैं और फिर उससे बोलते हैं पूछिए अब आपको क्या पूछना है। बोलते नहीं सर, जो पूछने आए थे आपने सारे उत्तर दे दिए हैं, जो डर था अब निकल चुका है, क्योंकि हम डायग्राम सारा उनको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पेशेंट का डर ही क्या होता है कि पता नहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो वो श्योरिटी कहाँ से आएगी? वो श्योरिटी उसकी डिसीज किस प्रकार से बनी और किस प्रकार से हम उसको ठीक करने वाले हैं, ये बात समझाने से उसको समझ में आ जाती है। तो वहाँ से उसका डर चला जाता है। तो इसलिए अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है, और हम इसीलिए घूम रहे हैं बहुत सारे राज्यों में कि वहाँ पर भी ऐसे ही डॉक्टर तैयार हों, और जो ट्रेंड बना है वो वहीं रुक जाए, कि पंजाब का पेशेंट पंजाब में रुक जाए। क्यों आना है उसको ग्वालियर? आवश्यक नहीं। बहुत आवश्यकता होगी, ठीक है, हूँ मैं, और भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ तो मैनेज हो सकता है। गुजरात का पेशेंट गुजरात रुक जाए। अब यहाँ से पेशेंट हमारे पास आता है, अहमदाबाद से आ रहा है, वडोदरा से आ रहा है, तो मुझे भी लगता है इतनी दूर से पेशेंट आ रहा है, तो ये अच्छी बात भी है हमारे लिए, आयुर्वेद के लिए, कि इतना स्ट्रेंथ क्रिएट है हमारे पास। और ये दिस इज नॉट अबाउट मी, दिस इज अबाउट आयुर्वेद। यदि मेरे नाम के आगे से पीछे से वैद्य हटा दो और आयुर्वेद हटा दो, तो मैं कौन हूँ? कुछ नहीं, मेरी कोई है ही कुछ नहीं, रह जाता हूँ मैं, जीरो हो जाता हूँ। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि आपके पास जैसे वैद्य लगाते हो या नीचे आयुर्वेद डॉक्टर लगाते हो, आयुर्वेद आचार्य लगाते हो, आपका कद इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आप लोग आपसे एक एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं कि यार ये कुछ तो बताएगा, ये कुछ तो करेगा, लेकिन दुर्भाग्य वो भाग जाता है। वो क्षेत्र भूमि में, रणभूमि में लड़ ही नहीं रहा है, मतलब मेरे अपनी मतलब। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि युद्ध तो जो है सैनिकों के साथ ही लड़ा जाता है। सैनिक ही नहीं हो तो हम युद्ध कैसे करेंगे? तो हम इसलिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सैनिक बना दिया जाए। इसलिए हमारा आयुर्वेद योद्धा करके प्रोग्राम भी चलता है, जिसमें हम 10 ऑनलाइन डिसीज लेते हैं और 3 डेज का उसमें फिजिकल वर्कशॉप होता है, वो आकर करना होगा आपको। ऐसा करने से आपको 10 डिसीज में हम पारंगत कर देते हैं कि अब आप ये तो कर ही लो, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। तो ये कई सारे हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, चला रहे हैं, और उसका उद्देश्य ये है कि हमारा हर विद्यार्थी, हर ग्रेजुएट अपने आप को एम्पावर महसूस करे और उसकी लेगेसी जो उसको मिली है उसको आगे बढ़ाए। बहुत अच्छी लेगेसी है हमारे पास, और हम क्या डरते क्यों हो यार? आप चरक सुश्रुत बागभट के वंशज हो, मजाल है तुमको हाथ लगा देगा। किसके वंशज हो? चरक सुश्रुत बागभट के वंशज है हम, फिर भी डर किस बात का? तो इतनी बड़ी लेगेसी हमें मिली है, इसका हमें अधिकार मिला है, कोई छोटी बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। ये बात सिर्फ हमें समझनी है, और इतने बड़े वंशज परिवार के हैं हम। कोई राजा फैमिली से होता है तो अपने आप को कैसा वो फील करता है ना, आई एम फ्रॉम दिस डायनेस्टी, आई एम फ्रॉम दिस फैमिली। अरे हम कहाँ, सोचो आप, फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ सर्जन, उस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, और हम डर रहे हैं। अरे हमसे सबको डरना चाहिए। तो वो पावर है तो, लेकिन बस पहचान नहीं पा रहे हैं। वो पहचान हो गई कि फिर देखो मजा, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप भी करोगे, और बोलना क्या है करके दिखाओ, बोलते तो हैं ही। हमने शुरू से ही इस बात पे, हमने कभी नहीं बोला कि हम इस चीज का इलाज करते हैं, मैंने कभी एडवर्टीज नहीं किया, मैंने किया और वो सबके सामने रख दिया।